दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम सबके वरिष्ठ, हम सबके मार्गदर्शक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय गुरपाल भैया जी, वरिष्ठ हमारे आदरणीय सुभाष पांडे जी, शीला तिवारी जी, हमारे महामंत्री द्वय अरुण भैया जी, सतीश भैया जी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी जी, नेता उप नेता प्रतिपक्ष सीनू राव भाई, सचेतक अशोक यादव जी, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण अनुपम पाल जी, विवेक रंजन जी, अरुण काकोरे जी, गोपाल पांडे जी, विकास केडिया जी, हमारे सभी कार्यकर्तागण, सभी पार्षद साथीगण और भाइयों बहनों, कांग्रेस ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। ये बात आज पूरे छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति बोल रहा है। ये लोग जब चुनाव आया तो सबको ठगने का काम किया। क्यों, कैसे? जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में, उसके बाद पहला चुनाव छत्तीसगढ़ में जो हुआ विधानसभा चुनाव 2003 में, 2003 में जो पहला चुनाव हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2008 में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और 2013 में तीसरी बार विधानसभा चुनाव हुआ तो हैट्रिक बनाते हुए हमारे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। 15 साल तक इन लोगों को सत्ता से बाहर रखा था हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने। इसलिए इनको लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तो भोले भाले हैं, इसलिए इनको लगा कि इनको हम झूठ मूठ कुछ भी परवश देते हैं और झूठ मूठ जो बोल देंगे उसके आधार पे हम वोट ले लेंगे। ये सोच करके इन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बनाया जिसको घोषणा पत्र का नाम दिया, और उस घोषणा पत्र को घर घर में हर व्यक्ति तक बंटवाया। बंटवारी हिंदी जी बता, सबके घर में मैंने इकट्ठा कागज लेके दी और सब जन बंटवाए के काम करें, एक एक आदमी तक लेके दी। और आज उन्हीं घोषणाओं से ये पीछे मुकर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा है। तो आज जब हम नगरीय प्रशासन की बात करते हैं, शहर के लोगों की बात करते हैं, शहर के गरीबों की बात करते हैं, तो 4 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज का धरना है। वैसे तो विषयों की संख्या 100 से ज्यादा हो जाती है, 100 से ज्यादा है विषय, लेकिन 4 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर हम भूपेश बघेल जी से मांग कर रहे हैं। भूपेश बघेल से मांग 4 प्रमुख मांग करते हुए आज का धरना आयोजित किए। ये 4 मांगे क्या हैं? पहला चीज, हमारे छत्तीसगढ़ में सब जन के मान्यता है, हमारे छत्तीसगढ़ में सब तरफ मान्यता है कि जो जमीन रखे तेरा कभी नहीं बेचना चाहिए। अपन के दादा परदादा के जमीन रखे तेरा कभी बेचना चाहते का? नहीं बेचना चाहते। अरे भूपेश बघेल बोलते कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं। कौन छत्तीसगढ़िया ऐसे जो न अपन महतारी ल बेचना चाहते, अपन माल के समान जमीन ल बेचना चाहते? ये भूपेश बघेल हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में जो जमीन है वो जमीन ल बेचे के पूजा करे। ऐसे पाप भूपेश बघेल करते हैं। छत्तीसगढ़िया के नाम पे मैं बोलता हूँ कलंक, जो छत्तीसगढ़ के सरकारी जमीन ला बेचे के पूजा करे। तो हमारे ये धरना में पहला प्रमुख मांग है कि सरकारी जमीनों की खरीद की बिक्री को तत्काल बंद करें। ये पहला मांग है। भाई जो सरकारी जमीन है शहर के बीच में, उसमें स्टेडियम बनाएंगे, उसमें स्कूल बनाएंगे, उसमें अस्पताल बनाएंगे, उसमें आंगनबाड़ी बनाएंगे, उसमें लाइब्रेरी बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे, जिम लगाएंगे, उसके लिए सरकारी जमीन है। लेकिन ये सरकारी जमीन को बेच दे रहा है। और आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 5 साल 2023 में 2.5 साल बाद इनका 5 साल पूरा होने पर जब हमारी सरकार आ जाएगी और ये सब जमीनों को बेच दिया रहेगा तो हम लोग लाइब्रेरी कहाँ बनाएंगे, स्टेडियम कहाँ बनाएंगे, गार्डन कहाँ बनाएंगे, स्कूल और कॉलेज कहाँ बनाएंगे? ये बात कांग्रेसियों को भूपेश बघेल जी को जवाब देना।
ये सरकारी जमीन को बेचने का पाप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा के माटी का बेचे के काम करते हैं और छत्तीसगढ़िया मन के नाम पे सबसे बड़ी कलंक। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये धरना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि सरकारी जमीनों की बिक्री को बंद करो। और यहाँ रायगढ़ में आप देखते होंगे कि हर एक गरीब के घर में, किसी के घर में 25 लाख का, किसी के घर में 15 लाख का, किसी के घर में 8 लाख का नोटिस भेज रहे हैं और नोटिस भेज के गरीब को हटा देते हैं और उसको फिर बेचने का काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो आबादी की जमीन थी उस पर निःशुल्क पट्टा देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। गांव में जो मेरा घर है, बाइन गांव में जो मेरा घर है, गांव में जो मेरा घर है, बाइन गांव में जो मेरा घर है, वो आबादी जमीन पर था। एक पीढ़ी से नहीं, 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी से वो मेरे गांव का जो घर है वो 15 पीढ़ी से आबादी जमीन में था और हमारे पास कोई कागजात नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 2018 में भाजपा की सरकार के समय पट्टा मिला, हर आबादी वाले जमीन वाले को मिला, गांव के लोगों को मिला, गरीब को मिला, निःशुल्क मिला। उस जमीन के पट्टा को बिक्री भी करने का अधिकार भाजपा ने दिया, उस जमीन के आधार पर लोन लेने का भी अधिकार भाजपा ने दिया। इसी आधार पर हम शहर के नजूर जमीनों के लिए भूपेश बघेल जी से मांग करते हैं कि गरीबों के घर नोटिस भेजना बंद करो, गरीब के कब्जा को हटाना बंद करो और जो जमीन है नजूल का शहरी क्षेत्र में उस पे निःशुल्क बिना पैसा लिए पट्टा देने की मांग हम करते हैं, जिसमें गरीब आदमी बसा उसके घर को मत मिले। आज का धरना ऐसे हमारे शहर के गरीब भाई बहनों के लिए है जो नजूल की पट्टा के हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा, और जो दूसरे सरकारी जमीन है उसको भी बेचना बंद करो। आप तो विकास कर नहीं पाओगे 2023 तक। 2023 में जब आपकी छुट्टी होगी, भाजपा सरकार बनेगी, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। 2023 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मौका होगा, अगर राइट टू रिकॉल एक होता है, वापस बुलाने का अधिकार बहुत सारे लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल होता और आज छत्तीसगढ़ में राइट टू रिकॉल करा दिया जाए तो 90 में 80-85 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी, कांग्रेस के विरोध में चला जाएगा। तो 2023 में हम तो लोकतंत्र है, 2023 तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। जनता की भी मजबूरी है, जनता को भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 2023 की सरकार बनेगी तो आप सब जमीनों को बेच दिए रहोगे तो हम कैसे स्कूल बनाएंगे, कैसे अस्पताल बनाएंगे, कैसे गार्डन बनाएंगे, कैसे स्टेडियम बनाएंगे, ये भूपेश बघेल जी को सोचना है। इसी तरह से धरना का दूसरा मांग है, धरने का दूसरा मांग है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जो जारी किया 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो संपत्ति कर होता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उसको आधा किया जाएगा, 50% कम किया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। यह कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। और कांग्रेस ने जब नगर निगम का चुनाव लड़ा तब भी लिखा हुआ है नगर निगम वालों ने, कांग्रेस वालों ने, इस संपत्ति कर को आधा करेंगे। तो जो आपने बोला था उस वादा को पूरा करिए और शहर के अमीर गरीब सब लोगों को जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, संपत्ति कर देते हैं, उसको आधा किया जाए। ये हमारी दूसरी मांग। हमारे इस धरना का तीसरा मांग है कि 2018 में जब चुनाव हुआ था तो सब बुजुर्गों के पास कांग्रेस गए थे। जब का बुढ़वा भाई को है ना, गांव के जब का है, शहर के जब का है, सब बुढ़वा दादा दादी मन करा, बुढ़वा भाई मन करे मन की और काकी जो 350 पेंशन मिला तेला की 1000 रुपया पेंशन दे और घर में पहुंचा के। और जोन वाला 75 साल की उम्र हो गई ते वाला की 1500 रुपया पेंशन और बेचारी बुढ़वा भाई को मन के वोट में आ गई और सब वोट दे पाएगा।
तो आज ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप बुढ़वा भाई को अपन वोट दे देगी, कम से कम अपन के सम्माननीय बुजुर्ग वाला जो समाज के सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, ओल्ड इज गोल्ड कहे जाते, जो अनुभवी है, जो हमारे समाज में जकर आशीर्वाद से, जो हमारे परिवार में जो बुढ़वा भाई को उनके आशीर्वाद से परिवार है चलते, हमारे छत्तीसगढ़ चलते, भूपेश बघेल जी कम से कम उन लोगों को ठगने का काम मत करो और अपने खुद के घोषणा पत्र के अनुसार 1,000 रुपया और 1,500 रुपया का पेंशन प्रदान करो। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथा हम लोगों का मांग है कि केंद्र एक पूरा अभियान चला रहे हैं मोदी जी क्या अभियान चला रहे हैं कि हर गरीब के घर में पक्का छत होना चाहिए, हर गरीब का सर बिना पक्का छत के नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी अभियान चला रहे हैं और इसके तहत उन्होंने शहरों में और गांवों में सब जगह प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत की है। और आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में करीब 10 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का किस्त अगर रोकने के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस के भूपेश बघेल जी जिम्मेदार हैं। गरीब के घर के पक्का छत को अगर कोई रोकने वाला है तो भूपेश बघेल जी रोकेगा। आप उड़ीसा में मोदी जी के घर का पैसा 1.5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री आवास का मिलता है वो मिल रहा है। आप मध्य प्रदेश जाइए, वो गरीब को घर मिल रहा है। आप उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ के गरीब को घर मिल रहा है। लेकिन भूपेश बघेल जी के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का 1.5 लाख रुपया नहीं मिल पा रहा है। ये पाप अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी ने किया। जो मैचिंग ग्रांट होता है, जो राज्य का हिस्सा होता है, उसको नहीं दे रहे हैं, उसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमारे गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। इसका जो अगर कोई पाप ऐसा किया है तो भूपेश बघेल जी। और रायगढ़ की अगर मैं बात करूं तो केंद्र के पैसे से मोदी जी के सरकार के पैसे से रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 1050 मकान बनकर तैयार हैं। लेकिन ये लोग उसमें भी गड़बड़ झाला करना चाहते हैं, उसमें भी गरीब लोगों को घर नहीं देना चाहते हैं। और इनको लगता है कि मोदी जी जो गरीबों के लिए घर बनाए हैं उन घरों का आवंटन अगर गरीबों को हो गया तो फिर इनको वोट कौन देगा। इसके कारण से रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 1050 मकान जो मोदी जी की योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित हुआ है उसका आवंटन नहीं कर रहे हैं। हमारी चौथी मांग है कि तत्काल उसमें गरीबों को आवंटन सुनिश्चित किया। ये 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं पे हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई किसी अमीर आदमी की नहीं है, ये लड़ाई गरीबों की लड़ाई है, इस शहर के लोगों की लड़ाई है, रायगढ़ वासियों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। क्यों लड़ रहे हैं हम लोग विपक्ष में, हमारा धर्म है। जिन बात को बोल के कांग्रेस अपनी सरकार बनाई है और अगर उन बातों से छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को ठगने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक विपक्ष के रूप में सड़क की लड़ाई लड़ेगी, संसद की लड़ाई लड़ेगी, विधानसभा की लड़ाई लड़ेगी। हर स्तर की लड़ाई अगर लड़ने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में हमेशा करती है। लेकिन जैसे ही मैं नगर निगम क्षेत्र में घुसा तो गेट पे मुझे दिखाई दिए 3 बंदर का फोटो। गांधी जी के 3 बंदर हैं। गांधी जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। गांधी जी ने बताया पूरी दुनिया को कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि भूपेश बघेल जी के लिए नगर निगम में गरीबों की मत सुनो, गरीबों को मत देखो, गरीबों के लिए कुछ मत बोलो। गांधी जी के सिद्धांतों से पूरी तरह से विमुख हो गई कांग्रेस। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों को ये मालूम है कि गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़े थे तो गांधी जी की सोच थी कि हर विचारधारा का व्यक्ति, हर सोच का व्यक्ति, हर प्रकार का विचार करने वाला व्यक्ति, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे साम्यवादी हो,
लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे कोई भी प्रकार का विचारधारा का व्यक्ति हो, गांधी जी की सोच थी कि कांग्रेस से सब लोग जुड़े और एक फ्रंट पे, एक फोरम से अंग्रेजों के सामने आजादी की लड़ाई को लड़े। ये गांधी जी की सोच थी। और गांधी जी जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे और कांग्रेस को एक सामाजिक संस्थान के रूप में, एक सेवा संस्थान के रूप में बदलना चाहते थे। लेकिन इन कांग्रेसियों ने आजादी की लड़ाई के लिए जो कांग्रेस बनी थी उसका राजनीतिक उपयोग किया और एक परिवार की जागीर बना के रख दिया। आज कांग्रेस को गांधी परिवार की वो जमीन मानते हैं और गरीबों की लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को गांधी जी के सिद्धांतों से दूर भटकती चली गई कांग्रेस। और आज उसी का हल है, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनावों से विपक्ष का दर्जा भी नहीं प्राप्त कर पा रही है। 44 सीट, 52 सीट इस तरह से रह जा रही है। गांधी जी को अगर सबसे बड़ा अगर किसी ने धोखा किया है तो कांग्रेस ने किया। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि गांधी जी के 3 बंदर जो बुरे बात को नहीं सुनने, नहीं बोलने और नहीं देखने के लिए गांधी जी ने जो बनाए थे, उसको कांग्रेसियों ने गरीबों के लिए लागू कर दिया है। गरीब लोगों के लिए कांग्रेस सोचती है गरीबों की मत सुनो, गरीबों को मत देखो, गरीबों के लिए मत बोलो। लेकिन हम आज रचनात्मक विपक्ष में हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का धर्म है, हमारे सभी पदाधिकारियों का धर्म है कि गरीबों के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, गरीबों के लिए बोलते रहेंगे। और भूपेश बघेल जी जो गरीब विरोधी हो गए हैं उनको हम चेताने का काम करते रहेंगे। ये हमारा धर्म है। भारत माता की जय। कौन चले भाई, कौन चले? भारत माता के लाल चले। इन सब विचारों के साथ आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे पूरी ऊर्जा के साथ। कि कितने भी FIR करें, कितने भी ये जेल भेजें, कुछ भी कर लें, लेकिन विपक्ष के नेता के लिए तो जैसे पुलिस वालों का स्टार होता है ना, वैसे विपक्ष के नेताओं के लिए FIR एक स्टार है। इसी सोच और विचार के साथ हम गरीबों की लड़ाई को हर जगह लड़ते रहेंगे, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे खराब सड़क हो, चाहे PSC में घोटाला हो। हर लड़ाई को हम लोग ईमानदारी के साथ विपक्ष के रूप में लड़ते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़।